कहां तक हो गया था कल? डेरिवेटिव्स। अच्छा, डेरिवेटिव्स तक बता दिया था शायद मैंने। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होता है? जब कंपनी की असेट से शेयर्स की वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, जनरली तो शेयर्स की वैल्यू क्या होती है? मार्केट डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल से डिसाइड होगी। ठीक है, बट किसी कंपनी या किसी एंटरप्राइज के अंडरलाइंग असेट से जब किसी शेयर या स्टॉक की वैल्यू डिटरमाइन हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके बाद में आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एंटर किसी भी शेयर्स के रिस्क को कम करने के लिए जब इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, कैसे? सीधी सी बात है, आप किसी एक पर्टिकुलर शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करने से आप बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं, जब एक शेयर की वैल्यू कम होती है तो दूसरे शेयर की बढ़ने लग जाती है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत स्टेबल रहती है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। जैसे कुछ, ठीक है, एफएमसीजी के शेयर्स परचेज कर लिए, जैसे एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, उनके शेयर्स परचेज कर लिए, कुछ आईटी सेक्टर के परचेज कर लिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के परचेज कर लिए। ठीक है, कुछ रियल इस्टेट के परचेज कर लिए। इससे क्या होता है कि अलग अलग मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से बिजनेस रिस्क क्या हो जाते हैं? कम होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। समझ में आ गई क्या? इसके बाद में डिविडेंड। डिविडेंड आप जानते ही है क्या होता है कि टोटल प्रॉफिट का एक फिक्स पार्ट इशू करते हैं किसके अंदर? शेयर होल्डर्स के बीच में। इसके बाद में आता है इक्विटी, भी आप जानते हैं। इसके बाद में आता है एक्सचेंज रेट। क्या होती है एक्सचेंज रेट? सही से लगा हुआ नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या होती है? डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू। आपकी जो करेंसी है वो दूसरी कंट्री के अंदर जाकर कितनी वैल्यू के साथ एक्सचेंज होगी। ठीक है, जैसे आप अपनी कंट्री से 1 रुपए लेकर जाओगे तो अमेरिका पहुंचते पहुंचते वो 0.014 के आसपास हो जाएगा। समझ में आई? और यहां से 80-90 रुपए लेकर जाओगे तो जाकर कहीं बात बनेगी, 1 रुपए पहुंचेगा वहां पर, या $1 पहुंचेगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज फॉर 1 यूनिट ऑफ अनोदर करेंसी। ठीक है, कि किसी अनोदर करेंसी की 1 यूनिट को परचेज करने के लिए आपने अपनी करेंसी की कितनी वैल्यूज को सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अब आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब अमाउंट ऑफ मनी द होल्डर ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी गोइंग टू बी अर्न फ्रॉम द इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ ए मैच्योरिटी। फेस वैल्यू का मतलब है कि जब भी आप शेयर को सेल करोगे, ठीक है, उस मैच्योरिटी टाइम पर उसकी जो वैल्यू चल रही होगी वो उसका क्या होगी? फेस वैल्यू। ठीक है, मैच्योरिटी टाइम पर, मैच्योरिटी टाइम क्या होता है? जब उस शेयर का क्या होगा? रिडम्पशन होगा। ठीक है, या उसका बायबैक होगा। जब भी शेयर का रिडम्पशन और बायबैक होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, उस टाइम पर उसकी जो वैल्यू चल रही होती है वो उसकी क्या है? फेस वैल्यू। समझ में आ गई क्या? अच्छा, बेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? ऊपर बताया था मैंने, किसी भी शेयर की बेस वैल्यू का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम वाली नहीं होती है। बेस वैल्यू का मतलब होता है ट्रेडिंग डे जो होता है उसके बिगिनिंग में उसकी जो प्राइस चल रही होती है वो बेस प्राइस होती है। क्लोजिंग प्राइस क्या होती है? जब ट्रेडिंग डे कंप्लीट होगा उस टाइम पर जो प्राइस चल रही होगी। ठीक है, इसके बाद में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो आप जानते हैं क्या क्या होते हैं, आपके बीआर बीपी वगैरह सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फिर इसके बाद में आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी का मतलब जो आपके बिहाफ में एक्सचेंज शेयर्स का क्या करने वाले हैं? एक्सचेंज करने वाले। ठीक है, जितने भी सर्टिफाइड ब्रोकर्स होते हैं वो सारे क्या हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, इसके बाद में आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के जो शेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे एनटीपीसी का कोई शेयर है, ठीक है, बीपीसीएल का कोई शेयर है। बीपीसीएल क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसी तरीके से जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के शेयर को अपन क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसके बाद में आता है हेड्ज। हेड्ज का मतलब क्या होता है? हेड्ज इज दैट यूज्ड बाय मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट।
किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए अगर आप कोई स्ट्रेटजी को एडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हेज। ठीक है, हेजिंग भी बोलते हैं या हेज भी बोलते हैं। जैसे ऊपर मैंने एक टर्म बोला था डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सेक्टर्स के शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेडिंग करने से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं उन रिस्क को कम करने के लिए अगर किसी भी तरीके की आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं अपन, हेज। ठीक है, देखो क्या लिखा है, स्ट्रेटजी दैट यूज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ ए इन्वेस्टमेंट। रिस्क को मिनिमाइज और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए जो स्ट्रेटजी बन रही है वो सारे क्या है? हेजिंग है। इसके बाद में आता है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड का मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आप शेयर को होल्ड करके रखेंगे उसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग पीरियड। ठीक है, इसके बाद में इनकम स्टॉक। इनकम स्टॉक का मतलब ऐसे सभी शेयर्स या स्टॉक्स जो आपको एक सस्टेनेबल रेट से क्या देने वाले हैं? इनकम देने वाले हैं। ठीक है, अब अच्छी रेट से आपको इनकम कौन देंगे? जो कंपनियां फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से मिलने वाला जो प्रॉफिट होगा उसी को बोलेंगे इनकम शेयर। देखो क्या लिखा है, ए सिक्योरिटी विच हैज ए सॉलिड रिकॉर्ड टू डिविडेंड। किसी कंपनी का अगर सॉलिड रिकॉर्ड है डिविडेंड इश्यू करने का, ठीक है, एंड ऑफर द डिविडेंड हायर देन द कॉमन स्टॉक्स। अदर स्टॉक्स के कंपैरिजन में वो ज्यादा डिविडेंड देता है और कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रहा है, ठीक है, तो उसके शेयर को अपन क्या बोलेंगे? इनकम स्टॉक। ठीक है, हाँ, डिफेंसिव की तरह हुआ। डिफेंसिव का मतलब तो ये होता है कि आप किसी शेयर को इसलिए परचेज कर रहे हैं ताकि आप अपने रिस्क को कम कर सके। ठीक है, ऐसा कोई शेयर है जिसको यूज मतलब जैसे ऊपर एक ब्लू चिप कंपनियों का नाम बताया था। ठीक है, ब्लू चिप कंपनियों के जो शेयर होते हैं उनको अपन डिफेंसिव स्टॉक भी बोल सकते हैं और इनकम स्टॉक भी बोल सकते हैं। बट इनकम स्टॉक में खास बात क्या है, डिफेंसिव स्टॉक जरूरी नहीं है आपको ज्यादा रेट ऑफ इनकम दे, बट वो आपको डिफेंड करेगा फाइनेंशियल रिस्क से। ठीक है, जबकि इनकम स्टॉक क्या होगा? तो आपको एक हाई रेट अदर कंपनियों के कंपैरिजन में ज्यादा डिविडेंड इशू करेगा। ठीक है, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स किसे बोलते हैं? जैसे आपने एक सेंसेक्स का नाम सुना होगा। सेंसेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? किसे बोलते हैं सेंसेक्स? सेंसिटिव इंडेक्स। उसकी फुल फॉर्म याद रखना। सेंसेक्स की मतलब क्या होता है? सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स का मतलब जो कोर्स ऑफ टाइम के साथ शेयर्स की वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, उनको डिटरमाइन करता है। तो इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी मॉनेटरी टर्म्स के कोर्स ऑफ टाइम के साथ जो चेंजेस को डिटरमाइन करेगा उसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, किसी भी इकोनॉमिकल टर्म हो या कोई भी शेयर वैल्यू हो या कोई भी मॉनेटरी टर्म हो, उसके चेंजेस को डिटरमाइन करता है, उसको इंडेक्स बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी मार्केट। इकोनॉमी के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं या शेयर मार्केट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस को डिटरमाइन करने वाला टर्म होता है इंडेक्स। इसके बाद में क्या दे रखा है? आईपीओ। आईपीओ तो आप जानते ही होंगे क्या होता है? जब कोई मार्केट में पहली बार अपनी कैपिटल को सीक करने के लिए अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो आईपीओ है। आईपीओ इशू करने से पहले शेयर्स को कहां पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा? सेबी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आता है इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग का मतलब सीधी सी बात है, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुले हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जीरोधा वगैरह का नाम सुना है कभी? एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। तो इंटरनेट ट्रेडिंग का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग करना। ठीक है, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे वो ऑथोराइज्ड होंगे किसके थ्रू? सेबी के थ्रू। ठीक है, इसमें आगे देखो, इसके बाद में आता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब एन ऑर्डर टू बाय और सेल ए शेयर एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। ठीक है, आपने पहले से किसी शेयर की प्राइस को फिक्स कर दिया और उसी प्राइस पर अगर उसको आप क्या कर रहे हो? सेल एंड परचेज, तो उस प्राइस को अपन क्या बोलते हैं? लिमिट ऑर्डर। ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर जनरली ये होता है कि जिस प्राइस, जैसे मान लो कि आपकी शेयर की वैल्यू 10 रुपीज चल रही है, ठीक है, और शेयर की वैल्यू कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती रहती है और आपने उसको 12 रुपीज पर फिक्स कर दिया। ठीक है, कि 12 रुपीज जैसे उसकी प्राइस होगी ऑटोमेटिकली आपका शेयर क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। ठीक है, मार्क 12 रुपी प्राइस पर जैसे ही शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट होते हुए 12 पर आएगी, ऑटोमेटिकली वो शेयर जो है वो मार्केट में सेल हो जाएगा। इसी तरीके से आप परचेज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो शेयर की वैल्यू 10 रुपीज चल रही है, ठीक है, और आपने प्राइस फिक्स कर दी 9 रुपीज, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही फ्लक्चुएशन 9 रुपीज पर आएगा
वो शेयर ऑटोमेटिकली परचेज भी हो सकता है। ठीक है, तो लिमिट प्राइसिंग का मतलब किसी स्पेसिफिक प्राइस पर शेयर को सेल एंड परचेज करना है। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का मतलब तो है शेयर को परचेज करना एट द स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है, लिमिट ऑर्डर के दो क्लासिफिकेशन कर दिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, अगर सेल कर रहे हो तो पुट ऑप्शन, परचेज कर रहे हो तो कॉल ऑप्शन। किसी पर्टिकुलर प्राइस पर सेल एंड परचेज करने की जो प्रोसेस है वो लिमिट ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद में आता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब सिक्योरिटीज को या किसी भी असेट्स को, ठीक है, पीसीमली यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर सेल करना क्या होता है, लिक्विडेशन। देखो क्या लिखा है, असेट्स ऑफ ए डिवीजन आर सोल्ड ऑफ ए पीसीमीएल। पीसीमीएल का मतलब छोटे छोटे पीसेस के अंदर सिक्योरिटी को या असेट्स को सेल करना। अब छोटे छोटे ऑर्डर्स के अंदर कैसे होगा, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर कंपनी के आपके पास 100 शेयर्स हैं। ठीक है, अब आपने जब शेयर्स को परचेज किया था उस टाइम पर उसकी वैल्यू चल रही थी 10 रुपीज। ठीक है, और आपको लगता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तभी तो आपने परचेज किया होगा। 10 से इंक्रीज होकर उसकी वैल्यू 12 रुपीज हो जाती है, बट आपको अभी भी लग रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में और बढ़ जाए, तो आप पूरे शेयर्स को सेल करने की बजाय मान लो उसमें से आधे शेयर को बेच देते हैं। ठीक है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट आ गया। फिर आगे मान लो कि हो सकता है कि शेयर की वैल्यू और 2 रुपए बढ़ जाती है, तो उसमें आपको देखकर लगता है कि और आगे और भी बढ़ सकती है, इसलिए आप उस बचे हुए 50 में से 20 ही बेचते हैं। तो इसका मतलब आपने अपनी सिक्योरिटी असेट्स को एक छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करके फिर सेल किया है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है लिस्टेड स्टॉक। लिस्टेड स्टॉक का मतलब जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है उसको लिस्टेड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ इन रूपी ऑफ ऑल कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। ठीक है, मार्केट के अंदर किसी कंपनी ने जितने भी शेयर्स को इशू कर रखा है उसकी करंट वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, कैसे अचीव करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू, मल्टीप्लाइंग ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर्स विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द वन शेयर। मतलब मार्केट में कितने शेयर्स को इशू कर रखा है उसकी करंट में प्राइस क्या चल रही है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को मार्केट में इशू कर रखा है और ईच शेयर की वैल्यू चल रही है 100 रुपीज, तो 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, इसके बाद में आता है मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब कॉमर्शियल बैंकों के मार्केट को ही अपन क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। जिस मार्केट में डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, बोरोइंग्स करते हैं, लोन रेंडर करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मनी मार्केट। देखिए क्या लिखा है, मनी मार्केट इज कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फॉर असेट्स इन्वॉल्व द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, lending, buying, selling of with original maturities of 1 year or a less। इसके बाद में आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, नाम सुना होगा आपने म्यूचुअल फंड का। क्या होता है म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। बताओ भाई, काफी सुना होगा म्यूचुअल फंड का। देखो सीधी सी बात है कि आप डायरेक्टली ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए क्योंकि आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप अपना जो अमाउंट है या अपनी सेविंग्स है वो किसी एक्सपर्ट को डिपॉजिट करवाते हैं और वो एक्सपर्ट मार्केट रिस्क को कंसीडर करते हुए डाइवर्सिफाइड कंपनीज के शेयर में आपके अमाउंट को क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। मतलब आपकी सेविंग्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग कंपनियों के, ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेस पर वो अलग अलग कंपनियों में शेयर्स को इन्वेस्ट कर रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड। समझ में आ गया क्या। देखो क्या लिखा है, ए पुल ऑफ मनी, पुल मतलब खेच, मनी को पुल करना, ऑफ मनी मैनेज्ड बाय द एक्सपर्ट्स बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग देयर सेविंग। ठीक है, यहां पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सेविंग। याद रखना है आपको। इसके बाद में दीज एक्सपर्ट्स विल क्रिएट ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फ्रॉम दीज फंड्स। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना। इसके बाद में आता है वन साइडेड मार्केट। ए मार्केट हैज ओनली पोटेंशियल सेलर, ओनली पोटेंशियल बायर बट नॉट ए बोथ। मार्केट में कई बार ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के सिर्फ सेलर ही सेलर हैं पर बायर नहीं है। मार्केट में जब किसी कंपनी का शेयर सेल होता है तो दूसरी तरफ उसके बायर भी होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो कि प्रेजेंट में मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं। ठीक है, तो मैं मार्केट में उसको सेल कब कर पाऊंगा,
जब उन 100 शेयर्स के मार्केट में क्या हो, बायर्स हो, ठीक है, और हायर, रिलेटिवली हायर प्राइसेस पर वो परचेज करने को रेडी हैं, तभी तो मैं सेल कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर वन साइडेड मार्केट कब क्रिएट हुआ? हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के या किसी शेयर के मार्केट में सेलर अवेलेबल है, बायर्स नहीं है। ऐसा कब होगा? जब मार्केट में किसी स्टॉक की वैल्यू बहुत है, हाई चल रही होगी, ठीक है, बहुत हाई चलेगी तो मार्केट में बायर्स नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में सिर्फ बायर्स ही बायर्स अवेलेबल हैं, सेलर्स अवेलेबल नहीं है। ऐसा कब हो सकता है कि किसी स्टॉक की वैल्यू बहुत स्लो है और कंटिन्यूसली राइज कर रही है, तो कंटिन्यूसली राइज करने लग जाएंगे तो खरीदने वाले तो बहुत सारे हो जाएंगे और मार्केट में सेलर एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली स्टॉक की या फिर आपकी जो शेयर है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और कंटिन्यूसली फॉल होती रहे तो सेलर ही सेलर अवेलेबल होंगे, बायर नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। हाँ, दो ऑप्शन आते हैं जब ट्रेडिंग ऐप ओपन करोगे, एक तो बायर साइड आती है, एक सेलर साइड होगी। अलग अलग प्राइसेस चल रही होंगी और अलग अलग बायर्स कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, सॉरी खरीदना चाहते हैं। इस साइड में सेलर्स होंगे, उनकी वैल्यूज चल रही होंगी कि वो कितने पर सेल करना चाहते हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, ठीक है। मार्केट में कंटिन्यूसली शेयर की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। अब कंटिन्यूसली कम हो रही है तो कोई खरीदना चाहेगा क्या? तो इधर वाले ऑप्शंस ब्लैंक हो जाएंगे सारे, ठीक है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, जबकि सेलर्स के ऑप्शन यहां पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से कई बार मार्केट में क्या होता है, ठीक है, यहां पर जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की स्टेक की वैल्यू या स्टॉक की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी तो बायर्स ही बायर्स अवेलेबल होंगे, हर कोई खरीदना चाहेगा, बट बेचने वाले बेचेंगे नहीं अपने शेयर्स को, समझ में आइए नहीं? तो अगर मार्केट में ऐसी कंडीशन चल रही है उसको बोलते हैं वन साइड मार्केट, ठीक है। ओपन करोगे तो समझ में आ जाएगा, ट्रेडिंग करके देखो, अपने आप समझ में आएंगे ये टर्म। फिर इसके बाद में आता है, क्या बता रहा था, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है? फॉर कॉल ऑप्शन, दिस मींस द स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जब किसी, आउट ऑफ द मनी का मतलब यहां पर है कि किसी स्ट्राइक प्राइस से जैसे ही किसी शेयर की वैल्यू कम होती है ऑटोमेटिकली वो परचेज हो जाएगा। और स्ट्राइक प्राइस से, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? आपने मार्केट के अंदर एक प्राइस को फिक्स कर दिया, ठीक है, जिस प्राइस को आपने लॉक किया है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही शेयर की वैल्यू उससे नीचे आएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली शेयर क्या हो जाएगा? परचेज। और स्ट्राइक प्राइस से जैसे ही क्या होगा? ऊपर चला जाएगा तो सेल, ठीक है। तो जब किसी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाते ही शेयर नीचे आते ही शेयर की वैल्यू डिक्रीज होते ही शेयर परचेज हो जाए और इंक्रीज होते ही सेल हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ठीक है, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। इसके बाद में आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स को परचेज करना ही क्या है? पोर्टफोलियो। इसके बाद में आता है प्री ओपनिंग सेशन। प्री ओपनिंग सेशन का मतलब शेयर मार्केट ओपन कब होता है? 9:15 पर, ठीक है। बट उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है 9 बजे ही, ठीक है। ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 9:15 से, ठीक है। बट आप पहले से ही क्या कर सकते हो? शेयर की वैल्यू डिटरमाइन करके रख सकते हो कि जैसे ही मार्केट ओपन होगा उस वैल्यू पर अगर शेयर की वैल्यू चल रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगी, ठीक है। फास्टेस्ट ट्रेडिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं कि 9:15 से पहले भी शेयर की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, बट उसको सेल एंड परचेज नहीं कर सकते। उस टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? 9 से लेकर 9:15 का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, प्री ओपनिंग सेशन। देखो, प्री ओपनिंग सेशन इज फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स, 9 to 9:15, ठीक है। इसके बाद में प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपका होगा ना रेशियोज के अंदर, नहीं था प्राइस अर्निंग रेशियो? देख लो, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, किसी भी रेशियोज होंगे ना तुम्हारे 12th के अंदर कंपनीज में, कंपनी वाले में इसने नहीं पढ़े, था ही नहीं। अर्निंग पर शेयर था क्या? चलो कोई नहीं, अर्निंग पर शेयर तो आगे दे रखा है। देखो, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, प्रेजेंट में शेयर की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, उस मार्केट प्राइस को किससे डिवाइड कर दो? अर्निंग पर शेयर से। समझ में आ गया क्या? इसके बाद में
पुट ऑप्शन का मतलब अभी बताया था, किसी स्पेसिफिक प्राइस पर प्रोडक्ट को या स्टॉक को सेल करना। इसके बाद में आता है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जितनी भी जिस रेट से आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने पर, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। रिस्क का मतलब, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से जो रिस्क राइज होता है उसको रिस्क बोल देते हैं। इसके बाद में आता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब द ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट्स सच एज स्टॉक बॉन्ड्स। मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनके अंदर इन्वेस्ट करना क्या है, सिक्योरिटी। स्ट्राइक प्राइस, द प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाय और सेल। एक ऐसी प्राइस जिसके ऊपर आप क्या करते हैं, शेयर को परचेज और सेल करते हैं, उसी प्राइस को आप क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही स्ट्राइक प्राइस से वैल्यू ऊपर जाती है ऑटोमेटिकली शेयर क्या होगा, सेल हो जाएगा, और स्ट्राइक प्राइस से वैल्यू कम होते ही ऑटोमेटिकली शेयर परचेज हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस क्या है कि आपने एक प्राइस फिक्स कर दी, जैसे कि मान लो किसी शेयर की वैल्यू करंट में 10 रुपीज चल रही है, ठीक है, और 10 रुपी प्राइस के ऊपर आपने फिक्स कर दिया कि जैसे ही इसकी वैल्यू 9 रुपीज हो, ऑटोमेटिकली वो शेयर क्या होगा, परचेज होने लग जाएगा। उसमें ऑप्शन होता है कि कितने शेयर्स परचेज करना चाहते हैं आप। अरे एक तो ये फैन ऑन करो तुम, ये फैन नहीं चल रहे हैं क्या? अरे नहीं खाएगा वो, न कबूतर है वो, शेर तोड़ना है कोई। अरे फैन ऑन करो तुम तो। क्या हो गया? अरे मेरे को पसीने में भिगा देते हो तुम, हैं? अरे ये चल नहीं रहा है, क्या बात? मेरे पास तो अभी भी नहीं आई, यही खा रही है वह। अच्छा घूमता भी है, किधर से? आजा भाई, शाबाश। अब मेरे को लग रहा है ऊपर जा रही है, नीचे भी स्विंग करता है क्या? क्या करें? अच्छा पहले सामने लगा हुआ था और फिर आप लोगों ने इधर लगवा लिया। हाँ चलो कोई नहीं। देखो इसके बाद में स्टॉक्स क्या है, सिक्योरिटीज को स्टॉक बोलते हैं अपन। इसके बाद में स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, डिविडेंड देने की बजाय कई बार स्टॉक की वैल्यू को स्प्लिट कर देती हैं, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यू को स्प्लिट करने का मतलब, जैसे मान लो मार्केट में किसी शेयर की वैल्यू 100 रुपीज चल रही है, तो कंपनी क्या करेगी, उसी एक ही स्टॉक को दो स्टॉक में कन्वर्ट कर देगी और 50-50 रुपीज प्राइस डिटरमाइन कर देगी। इसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। देखो, इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाई ऑफ ए कंपनी बाई स्प्लिटिंग। इसके बाद में आता है थिन मार्केट। क्या हो गया? तुम तो बोले थे एक से ही चारों चल जाते हैं, उंगली डाल के घुमाओ। अब इनमें से सबसे बड़ा लंबोदर कौन सा है, वो उठो, कर भाई प्रयास करो। अरे उल्टा मत घुमाओ इसको। अब ये चलेगा या नहीं चलेगा? तुम ना मंगलवार के दिन ना नारियल चढ़ाओ बालाजी के, तब चलेगा ये। आगे देखो, थिन मार्केट, आज शनिवार है ना, तेल चढ़ा के आना। देखो, ए मार्केट इन विच देर आर कंपेरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड्स टू बाय एंड ऑफर टू सेल। एक ऐसा मार्केट जिसमें बिड और ऑफर लगाने वाले बहुत कम बायर्स एंड बहुत कम सेलर्स हैं, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं और बहुत कम सेलर हैं, ठीक है। ट्रेडिंग सेशन आपको बताई दिया 9:15 टू 3:30।
इसके बाद में आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होती है? वेंचर कैपिटल इज ए फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड टाइप ऑफ financing that investors provide to startup companies and small business that are believed that to have long term growth and a potential। जब कोई बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पर जो उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ये लॉन्ग टर्म में आपको क्या देने वाला है, ग्रोथ देने वाला है, तो उस इन्वेस्टमेंट को अपन बोलते हैं वेंचर कैपिटल। फिर इसके बाद में यील्ड आता है। यील्ड का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि इन्वेस्टमेंट करने से जो आपको रिटर्न्स मिल रही हैं उसी को यील्ड बोलते हैं। यील्ड टू कॉल द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन द बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड के ऊपर या किसी भी स्टॉक के ऊपर जो जिस रेट से आपको रिटर्न्स मिल रही हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यील्ड टू कॉल। जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है जिस बॉन्ड के ऊपर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? ए बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट बट इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंटिंग बिलो पर द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन द बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। यानी कि आपने किसी शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट है या रेट ऑफ रिटर्न है वो उसकी मैच्योरिटी पीरियड से पहले रिसीव हो गया। ठीक है, एक तो होता है, देखो ज्यादातर बॉन्ड्स के केसेस में उसके मैच्योरिटी पीरियड के बाद में बॉन्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलती है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, बॉन्ड की मैच्योरिटी से पहले ही मिल जाते हैं। ठीक है, के बाद में जीरो कूपन बॉन्ड बता दिया। अब आता है मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज। मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज आपके जो मार्केटिंग वाला चैप्टर है उससे कंप्लीटली रिलेट करती हैं। सबसे पहला आता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मतलब कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने कोई प्रोग्राम रन किया है अपने प्रोडक्ट की सेल को या अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट करने के लिए। इसके बाद में आता है एडवर्टाइजिंग। पता ही होगा एडवर्टाइजिंग का मतलब पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन आइडियाज। ठीक है, एक बात याद रखना कि प्रमोशनल आइडियाज की जो पेड फॉर्म होती है उसी को एडवर्टीजमेंट कहते हैं। इसके बाद में आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। क्या होती है आफ्टर सेल सर्विसेज? किसी प्रोडक्ट को सेल कर दिया और उसके बाद में भी आपको उसको मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या देनी पड़ रही है, सर्विसेज, जैसे गारंटी, वारंटी एटसेट्रा। ठीक है, या एस्टेब्लिशमेंट, डिलीवरीज एटसेट्रा। इसके बाद में आता है एजेंट। एजेंट क्या होता है? एजेंट जो टर्म है वो स्टॉक मार्केट के अंदर भी आया था, यहां पर भी आ रहा है। वहां पर तो कौन होता है? जनरली ब्रोकर को अपन एजेंट बोलते हैं। यहां पर एजेंट का मतलब क्या होगा? ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एजेंट जनरली किसी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और किसी मॉनेटरी रिटर्न्स या प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आगे उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। ठीक है, एजेंट जो है वो कोई एजेंसी भी हो सकती है, होलसेलर भी हो सकता है और रिटेलर भी हो सकता है। ठीक है? अरे एजेंट जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है सेल करने के पर्पज से। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन है। अरे तो ये सारे जो होते हैं एजेंसी, होलसेलर एंड रिटेलर, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही है। ठीक है, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाओगे। हाँ, होलसेलर जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ही पार्ट होता है। फिर इसके बाद में आता है बैरियर टू ट्रेड। बैरियर टू ट्रेड का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए जो आप उसके ऊपर टैरिफ या कोटा या फिर किसी तरीके का टैक्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बैरियर टू ट्रेड। फिर इसके बाद में आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस अगेंस्ट दोज कंपटीटर्स इन ए मार्केट। अपने कंपटीटर से जिन स्केल्स या मेजरमेंट्स के बेस पर आप कंपैरिजन मेड करते हो उसको क्या बोलते हैं? बेंचमार्क। जैसे क्वालिटी के बेस पर कर सकते हो, ठीक है, टेस्ट के बेस पर कर सकते हो, क्वांटिटी के बेस पर कर सकते हो। तो ये सारे वो बेंचमार्क्स हैं जिसके बेस पर आप अपने प्रोडक्ट को अदर कंपटीटर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है ब्रांड। ब्रांड का मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी जिससे आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ब्रांड इक्विटी का मतलब, अच्छा इक्विटी का मतलब क्या होता है? अभी इक्विटी नहीं पता? अरे बोल दे शर्माए मत, जी खिलाऊंगा तेरे को बाद में। है? हाँ, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। तुम रहने दो। हाँ, कंपनी की, हाँ वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इक्विटी को?
समता, समानता, ठीक है। देखो, द वैल्यू ऑफ ए ब्रांड, ब्रांड इक्विटी का मतलब है जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड होगा, ठीक है, उसकी मार्केट में क्या मानी जाएगी, ब्रांड इक्विटी मानी जाती है, ठीक है। तो जो वैल्यूएबल ब्रांड होता है उसी को क्या बोलते हैं, ब्रांड इक्विटी। अब वैल्यूएबल ब्रांड किसके थ्रू क्रिएट होता है, अरे बस करो, अरे अर्थशास्त्रियों इधर, ठीक है। ब्रांड इक्विटी कैसे क्रिएट होती है, हाई ब्रांड लॉयल्टी से, इसके बाद में नेम अवेयरनेस से, प्रिसीव्ड क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन। ये चार आइटम्स ऐसे हैं जिसके थ्रू आप ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड इक्विटी क्रिएट करते हैं मार्केट के। इसके बाद में आता है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब, बुरे हाल है भाई, स्ट्रांगली मोटिवेटेड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजंस, ठीक है। जब कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली उसको प्रिसीव करना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम तक उसको कंज्यूम करते रहते हैं, इसी बात को अपन क्या बोलते हैं, ब्रांड ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड रिकॉग्निशन का मतलब कस्टमर्स अवेयरनेस दैट ए ब्रांड एग्जिस्ट एंड इज ए अल्टरनेटिव टू परचेज, कि जो अदर अल्टरनेटिव्स हैं उनके कंपैरिजन में आपने जो अवेयरनेस क्रिएट कर रखी है उसी को क्या बोलेंगे, ब्रांड रिकॉग्निशन। बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल का मतलब मैनेजमेंट स्टोरी लाइन, किसी भी बिजनेस की जो अपने आप में मैनेजमेंट करने का जो पैटर्न है वो उसका बिजनेस मॉडल है। के बाद में बिजनेस है पोर्टफोलियो, कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट दैट मेक अप द बिजनेस, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस का जो कलेक्शन है उसी को क्या बोलेंगे, बिजनेस है पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन सी है, अंबुजा सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, बंगर है, श्री सीमेंट है, ठीक है। तो इन सभी कंपनियों को अपन क्या बोलेंगे कलेक्टिवली, इकोनॉमिक्स में तो इंडस्ट्री बोलते हैं और एडवर्टाइजमेंट के मामले में, ठीक है, बिजनेस है पोर्टफोलियो, ठीक है। अब बिजनेस टू बिजनेस का मतलब आप जानते हैं। इसके बाद में बाइंग बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर का मतलब जो कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जांपल बायर गो थ्रू व्हेन डिसाइडिंग वेदर और नॉट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि कोई बायर या परचेजर किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उसके इस बिहेव को ही अपन क्या बोलते हैं, बाइंग बिहेवियर। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश सेल्स के ऊपर जो डिस्काउंट मिलेगा वो कैश डिस्काउंट। इसके बाद में आ गया, ठीक है, कंपिटेटिव एडवांटेज, कंपिटेटिव एडवांटेज का मतलब कंपिटेटिव एनवायरनमेंट की वजह से जो आपको एडवांटेज मिलते हैं उसको कंपिटेटिव एडवांटेज बोलते हैं। कंपिटेटिव पोजीशन, कि कंपिटेटिवनेस के अंदर मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके बीच में आपकी मार्केट कैप कितना चल रहा है, मतलब कितना शेयर आप मार्केट में रखते हैं। इसके बाद में आता है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, a strategy of growing a firm by acquiring other firms in investment purpose, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, परचेज कर लेती है फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने सुना होगा कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया, ठीक है, टेक ओवर बोलते हैं जिसको, उसको ही क्या बोला जाता है मार्केटिंग में, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। के बाद में एक टर्म और दे रखा हूं, कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब देखो, एफएमसीजी का मतलब नहीं आएगा यहाँ, सॉरी, कंसोर्टियम का मतलब देखें, सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। आपने पार्टनरशिप में सुना होगा ये, कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियां मिलकर या बहुत सारे पर्सन मिलकर क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। उसी तरीके से यहां पर कंसोर्टियम का मतलब क्या है, बहुत सारी कंपनियां किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रही हैं, तो उसको कंसोर्टियम बोलेंगे। इसके बाद में आता है कंज्यूमर मार्केट, जिसमें कंज्यूमर मार्केट का मतलब कंज्यूमर गुड्स का सेल एंड परचेज होता है जहां पर। फिर इसके बाद में आता है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब, ये टर्म्स याद रखने हैं, कंपनी वैल्यूज, बिलीव्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशन, बेस ऑफ ऑपरेशन एंड इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट, इन सारी चीजों को बोलते हैं अपन बिजनेस कल्चर या कॉर्पोरेट कल्चर। क्रॉस सेलिंग, ये टर्म याद रखना। अच्छा, क्रॉस इलास्टिसिटी का नाम सुना है, क्या होती है, पता नहीं, शाबाश, ये सुनने के लिए तो कान तरस गए थे मेरे, हैं,
एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने पर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है, यूजिंग ए कस्टमर बाइंग हिस्ट्री टू सेलेक्ट देम और रिलेटेड ऑफर्स। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जिस कस्टमर सेगमेंट को आप वो प्रोडक्ट सेल करेंगे उसकी हिस्ट्री को चेक करना। ठीक है, आप देखेंगे कि प्रेजेंट में जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर जो कार्स आ रही हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मॉडिफाई आ रही हैं, ऑलरेडी उनके अंदर टेलीविजन का फीचर दे रहे हैं, ठीक है, स्पीकर्स का, या बहुत सारी अलग अलग एसेसरीज एसोसिएट करके दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों ने पहले रिसर्च करके ये पता किया कि हमारे कंज्यूमर सेगमेंट को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स की हिस्ट्री को एनालाइज करके, ठीक है, फिर प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस सेलिंग। वापिस देख लो, यूजिंग ए कस्टमर बाइंग हिस्ट्री टू सेलेक्ट देम फॉर रिलेटेड ऑफर। इसके बाद में आता है कंज्यूमर डिमांड। अच्छा, डिमांड क्या होती है, कल ही बताया था मैंने। हाँ भाई जवान, हाँ हाँ, अरे तुम तो बूढ़े हो, यही जवान है। अच्छा, क्वांटिटी डिमांड में और डिमांड में क्या फर्क है, ये बता दे। हाँ बताओ। हाँ, ना गलत बता दिया। देखो, डिमांड होती है डाइवर्सिफाइड क्वांटिटीज एट डाइवर्सिफाइड प्राइसेस, और क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है पर्टिकुलर क्वांटिटी एट पर्टिकुलर प्राइस। चलो कोई नहीं, इसी का मतलब यहां पर कस्टमर डिमांड है। ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, बैठ जाओ भाई। फीलिंग एंड एट्रीब्यूट दैट इंक्लाइंड ए कस्टमर आइदर टू रिटर्न टू ए कंपनी शॉप और आउटलेट टू परचेज देयर अगेन। मतलब किसी भी कंज्यूमर का एक फीलिंग या उसका, ठीक है, एट्रीब्यूट जो उसको बार बार वो कमोडिटी परचेज करने के लिए ओबलाइज कर रहा है। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, लॉयल्टी। ठीक है, इसके बाद में आता है कंज्यूमर नीड। कंज्यूमर नीड का मतलब किसी भी कमोडिटी को परचेज करने की रिक्वायरमेंट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यूज करने से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। कस्टमर वांट्स है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसे बोलते हो आप? अच्छा, डिफरेंशिएशन टर्म कहां पे यूज किया था अपन ने पहले? मैथ्स में? इकोनॉमिक्स में? बता दो मेरे को तो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, जिसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो पढ़ा था क्या? अच्छा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट पढ़ा था क्या? किस मार्केट की प्रॉपर्टी है? मोनोपोली की। शाबाश। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोली की, मोनोपोलिस्टिक है कंपटीशन की। यहां देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ए मार्केट स्ट्रेटजी एम्ड एट इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव यूनिक एलिमेंट टू अलाउ देम टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। कि डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हैं जो कि दूसरा कोई कंपनी क्लेम नहीं कर सकती है। समझ में आ गई क्या? उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। आपने अपने प्रोडक्ट को अदर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में किस तरीके से यूनिक आइडेंटिफाई किया है, वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। इसके बाद में आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कि आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके डायरेक्ट किसको सेल कर रहे हैं? कंज्यूमर्स को। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अभी बताया था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, होलसेलर होता है, एजेंसी हो सकती है, रिटेलर हो सकता है। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इसके बाद में डाइवर्सिफाई ए कंपनी इंक्रीजेज रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, अलग अलग टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल, अच्छा ये क्या होता है? ये अपने पहले आया हुआ है इसलिए मैंने अंडरलाइन नहीं किया। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? किसी भी फर्म के साइज को लार्ज करने से जो एडवांटेजेस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? और मान लो साइज को टू एक्सेसिव लार्ज कर दिया तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और डिस इकोनॉमीज का मतलब, ठीक है, किसी भी तरीके के लॉसेज मिल रहे हैं या डिसएडवांटेज मिल रहे हैं तो डिस इकोनॉमीज होंगी। इसके बाद में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब कंपिटिटर्स।
बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कंपिटिटर्स की वजह से, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से, एम्प्लॉय मार्केट की वजह से, फैक्टर इनपुट मार्केट की वजह से अगर आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसको कुछ चीजें नहीं समझ में आई? क्या नहीं समझ में आया? ब्रांड अभी थोड़ी देर पहले बताया था। रुक जाओ एक बार, मेरे को कंप्लीट करवा लेने तो ये होगा नहीं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? शॉर्ट नेम याद रखना है इसका, एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब ऐसी गुड्स जिनको आप रिपीटेडली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। देखो क्या लिखा है, हाई वॉल्यूम वैल्यू, सॉरी हाई वॉल्यूम से विथ लो यूनिट वैल्यू। इसका मतलब वैल्यू तो रहेगी बहुत कम, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, सॉरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उनका आप हाई वॉल्यूम के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर है, ठीक है, सोप है, ठीक है, शैम्पूज हैं, ठीक है। तो आपके घर पे जितने भी कंज्यूमर गुड्स है जिनका आप रिपीटेडली पूरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करते रहते हैं, वो सारी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स याद कर लेना, जैसे ब्रेड वगैरह जो है, ऑयल है, जैम्स है, ठीक है, स्केचअप, पैकेट जूस, पैक्ड जूस, रेडी मील्स, पैक्ड बीन्स एटसेट्रा। इसके बाद में आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब पहले से प्रिडिक्शन करना, फोरकास्टिंग है। इनोवेटर्स, इनोवेटर्स का मतलब, इनोवेटर्स का मतलब एडॉप्शन ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी। इंटरनल मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग का मतलब एक तो होता है एक्सटर्नल मार्केटिंग, बाहर जाकर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सेलिंग प्रमोशंस के इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल मार्केटिंग है। इंटरनल का मतलब आप अपने ही एम्प्लॉइज को प्रमोट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। दुनिया तो बाद में यूज करेगी, पहले आप लोग यूज करें और आप औरों को भी जाकर प्रमोट करें इसको यूज करने के लिए, इसको बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का मतलब, ये तो नाम सुना होगा ना आपने, क्या होता है जॉइंट वेंचर? ठीक है, टू एंड मोर देन टू कंपनीज अपनी असेट्स को ज्वाइंट करती हैं एंड एक थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब एक थर्ड पार्टी क्रिएट करके एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करती है, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। इसके बाद में आता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। क्या होते हैं? एक साल से ज्यादा के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के, अब वो क्या क्या हो सकते हैं? कंपिटेटिव पोजीशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय रिलेशन एंड डेवलपमेंट, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे के सारे क्या हैं? लॉन्ग टर्म, क्योंकि नीचे चल के शॉर्ट टर्म भी आएंगे अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यहाँ तो एल तो आ गया, अब एस आएगा नीचे, तब शॉर्ट टर्म आ जाएंगे। अब आता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या कर रहे हैं? इंप्रूव करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट एंट्री, मार्केट एंट्री का मतलब, अच्छा एंट्री और एग्जिट तो पढ़ी थी क्या आपने? मार्केट में न्यू फर्म्स की एंट्री कब होती है? जब फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। यहां पर मार्केट एंट्री का मतलब है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, समझ में आ गई? इसके बाद में आता है मार्केट लीडर, कंपनी दैट कंट्रोल ओवर द सर्टेन मार्केट, मतलब लीडरशिप फर्म बताई थी ना मैंने, जिस फर्म का मार्केट में सबसे ज्यादा कैप्चर होगा वो पूरे मार्केट को फॉलो करे, सॉरी पूरा मार्केट उसी फर्म को फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद में आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर मार्केट से डाटास को रिकॉर्ड करना और उनका एनालिसिस करके प्रिडिक्शन करना, मार्केट रिसर्च है, ठीक है। इसके बाद में आता है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब, अच्छा ये इससे समझ सकते हो, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाया था मैंने आपको। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मैंने थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताई थी, क्या होती है? ठीक है, आप क्या करते हैं, मार्केट को दो एंड टू एंड मोर देन टू मार्केट्स के अंदर सब डिवाइडेड कर देते हैं, करते हैं नहीं करते? जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दो तरीके के मार्केट बना रखे हैं, एक तो कॉमर्शियल और एक है डोमेस्टिक। इसी तरीके से मोनोपोली फर्म रेलवेज ने क्या कर रखा है, दो मार्केट बना रखे हैं, एक तो यंगर्स के लिए और एक है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब आपने मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना रखे हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन करते हैं, ठीक है। टाइम के बाद ही बताऊंगा आज तो।
मार्केट शेयर का मतलब आपका मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू चल रही है, अदर कंपनी के कंपैरिजन में आप कितनी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका टोटल मार्केट सप्लाई के अंदर कितना परसेंटेज शेयर है, उसको मार्केट शेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में टोटल डिमांड किसी प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स की है और उसमें से अकेली 50 यूनिट्स आप सेल करते हैं, तो आपका कितना शेयर हो गया, 50%। ठीक है, इसके बाद में आता है मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग का मतलब किसी टारगेटेड ग्रुप को आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। टारगेटेड ग्रुप का मतलब जैसे हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो केवल और केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए है, या हो सकता है वो केवल और केवल फीमेल्स के लिए है। ठीक है, या हो सकता है केवल और केवल यंग फीमेल्स के लिए हो। तो टारगेट मार्केटिंग का मतलब है कि आपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए ही क्या की है, मार्केटिंग की है। इसके बाद में मार्केटिंग का मतलब आप जानते ही हैं, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, 4P एंड 3P। 4P क्या होते हैं, मार्केटिंग करने की 4P डिफाइन हुए हैं। ठीक है, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस एंड प्रोडक्ट। इसी तरीके से 3P भी याद रखने हैं। 4P तो सभी को याद है। सर्विस सेक्टर के अंदर 3P होते हैं मार्केटिंग करने के। कौन कौन से, देखो, रेफर टू, पीपल, प्रोसेस, सॉरी, हाँ, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस। इसके बाद में मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान का मतलब मार्केटिंग करने के लिए जो स्ट्रेटजी रेडी कर रहे हो वो मार्केटिंग प्लान है। मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का मतलब, मास का मतलब क्या होता है, लार्ज लेवल पर मार्केटिंग करना। किसके थ्रू, ठीक है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है। ठीक है, तो लार्ज लेवल पर मार्केटिंग को ही मास मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, मर्जर। मर्जर का मतलब पता है आपको, दो या दो से ज्यादा कंपनियां एक दूसरे के साथ है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपनी असेट्स को ज्वाइंट करती हैं। फिर इसके बाद में मिशन। मिशन का मतलब कोई भी यूनिक पर्पस, किसी भी कंपनी का अपने प्रोडक्ट के अलावा कोई यूनिक पर्पस होगा वो उसका मिशन है। फिर इसके बाद में नीचे मार्केटिंग। अब नाम ही है इसका, नीचे मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा देखो, अभी मैंने ऊपर एक बात बताई थी, टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग क्या होती है, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप को टारगेट करके उसके ऊपर मार्केटिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। ठीक है, उसी तरीके से नीचे मार्केटिंग होती है। ठीक है, सेम टारगेट मार्केटिंग का ही दूसरा नाम होता है नीचे मार्केटिंग। मतलब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को सेलेक्ट करके आप सभी एफर्ट्स अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसी ग्रुप पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो नीचे मार्केटिंग है। देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस दैट डिसाइड टू कंसंट्रेटेड देयर एफर्ट। तो कंपनी जो है या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है वो अपने एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग को किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स पर कंसंट्रेट करती है, तो उसको नीचे मार्केटिंग कहते हैं। ऊपर भी आ जाएगी थोड़ी देर में। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज मार्केट की वो कंडीशंस जिससे आपको एडवांटेजेस अकर हो सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं। पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, वो एक टर्म आया होगा, पर्सनल इंटरव्यू। क्या होता है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, फेस टू फेस मिलकर आप इंटरव्यू लेते हैं, वही जो पर्सनल मार्केटिंग का मतलब है, जिसमें सेलर पर्सनली अपने कंज्यूमर से मीट करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ठीक है, बस करें, आईपीसीसी में बात करेंगे तुम लोगों से। ये जो बस बस वाले हैं ना, दो चार अटेम्प्ट तो लेंगे कम से कम। आधे तो आधे कैसे बात करोगे? क्या
ऑब्लिगेशन तो वॉलेंटरली तो कंपनी स्टेट में ये अंडरलाइन क्यों करवा रहा हूँ फिर ऐसे ही बता देता सारे टर्म मतलब ये अंडरलाइन देने का मतलब स्टेट में ऐसे तो बॉन्ड में भी वही बात आई है और हाँ डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो अलग है ना डेरिवेटिव तो क्या है कि एक पॉलिसी है एक जब आप किसी वैल्यू अंडरलाइन असेट से डिटरमाइन है वो होता है डेरिवेटिव का मतलब वो कंपनी होने की एक करेंसी 80 रुपए एक्सचेंज